back again to my channel BioBrains. My name is Manjushri and I'm here presenting the another video of lesson number 1, that is reproduction in lower and the higher plants. लास्ट वीडियो में हमने फेज नंबर 1 पढ़ा था. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेज नंबर 2 which is all about the pollination, and the topics we're gonna cover are types of pollination, उसके different agencies, abiotic and biotic agents, outbreeding devices, and at last pollen still interaction. So आगे बढ़ने से पहले अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना कर दे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है. सो द पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. एंड पॉलिनेशन के लिए दो तरह के एजेंट्स असाइन हैं, दैट इज बायोटिक एजेंट्स जिसमें कि आएंगे लिविंग वंस. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स एक्सेट्रा. एंड अबायोटिक एजेंट्स जिसमें कि आएंगे लिविंग थिंग्स, दैट इज विंड एंड वाटर. सो पॉलिनेशन की स्ट्रैटेजी एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी इवॉल्व की है जिसमें कि वो विजिटर्स को फीड करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दैट वो एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस, एज वेल एज सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प हो जाएगी. और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेल एंड फीमेल गमेट है वो नॉन मोटाइल है, वो खुद से मूव नहीं कर सकेंगे. दैट इज वाई दिस प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज रिक्वायर्स एंड दिस विल कैरी आउट with the help of some external agents. ठीक है, so pollination के होते हैं दो टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन नाम से पता चलता है that it occurs in single flower or different flower of the same plant. मतलब कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सेम फ्लावर है, so it will be quite more easy. It is also known as inbreeding or selfing. Cross pollination is little bit different than self pollination. In cross pollination there will be transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower of different plant but of the same species. ठीक है, so ये छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में. Now the types of pollination is based on the source of pollination. किस सोर्स की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है. सो अगेन देर आर सम टाइप्स. ऑटोगैमी विच इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, गिटिनोगैमी इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एंड जीनोगैमी इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. लेट्स सी वन बाय वन क्या होते हैं और कैसे होते हैं. सो ऑटोगैमी और द सेल्फ पॉलिनेशन होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें कि दोनों गैमेट्स एक साथ प्रेजेंट रहेंगे और उनके पॉलिनेशन में इजी हो जाएगा, सो दैट जो और पोलन ग्रेन्स रहेंगे वो वहीं पे प्रोड्यूस होंगे और वहीं पे पॉलिनेशन होगा एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विल स्टार्ट. अब जो भी ऑफस्प्रिंग वहाँ पे बनेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे क्योंकि फ्लावर तो सेम ही है. सो दिस इज अबाउट द autogamy. Example is P. Geitonogamy, it is little bit the same as autogamy, but the only difference is flower same नहीं रहेगा, flower different रहेगा, but of the same plant. Okay. Functionally, it is similar to cross pollination as it involves pollinating agent, but it cannot brings about the genetic variations and is only of ecological significance. ठीक है, मतलब गिटिनोगैमी इंटरमीडिएट है ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी का. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल कुकुरबिटा मैक्सिमा. और फिर आता है जीनोगैमी विच इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आउटब्रीडिंग.
So the xenogamy is transfer of pollen grains of one flower to the stigma of other flower of different plants but of the same species, and it is with the help of pollinating agents. So different plant है, different flowers है, so definitely there will be little bit genetical variations होगा. Okay. Okay, next comes the majority of flowering plants depends on the transfer of pollen grains, and all seed plants need to be pollinated. It is very natural. Now, the agents responsible for pollination have been grouped into two main categories, जैसे हमने पहले देख चुके हैं, abiotic agents and biotic agents. Let's see what is a biotic agents. जिसमें मैंने पहले ही कहा, it involves non-living agents which includes wind and water. तो सबसे पहले देखते हैं pollination of wind कैसे होता है. So the pollination of wind is called as anemophily और mostly crop plants, मतलब कि जो फसल होते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ विंड पॉलिनेट करते हैं. सो इट इंक्लूड्स व्हीट, राइस, कॉर्न, राई, बार्ले एंड ओट्स. ये कुछ एग्जांपल्स है एनिमोफिलस प्लांट्स के. देयर इज palm which is also a type of wind pollinating plants or anemophilous plants. Okay, next, what are the special characters or the adaptation the anemophilous flowers should have? So the flowers are small, inconspicuous, colorless, with nectar and fragrance. Fragrance means the odor. Second thing, the pollen grains are light in weight. The reason is very natural because wind के साथ pollen grains travel करेंगे, so it should be light in weight. It should be dry और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि जो भी लॉस होगा, वेस्टेज होगा, वो कंपनसेट हो जाएगा बिकॉज इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ विंड. स्टिग्मा इज फेदरी सो दैट पोलन ग्रेन्स जब उसके सरफेस पे आएगा वो उसे इजीली ट्रैप कर सकेगा. स्टेमेन is exerted with long filaments and versatile anthers. Last thing is stamen and stigmas are exposed to air currents. Example is maize, मतलब कि उसका एक पैटर्न होगा जिसके तहत वो easily air के साथ expose हो सकेंगे, and with the help of that wind it can move, it can flow with the air. See the diagram of maize. जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेल इनफ्लोरेसेंस है वो एकदम टॉप की पोजीशन पे है, उसके जस्ट नीचे है फीमेल इनफ्लोरेसेंस, सो दैट जब भी एयर या विंड आएगा, so with the help of that wind current pollen grains can easily get out of their place और फीमेल इनफ्लोरेसेंस पे वो ड्रॉप हो जाएंगे. So this is about the anemophilous flowers. Example is maize. Second is pollination by water, that is hydrophily, जो कि 30 अलग अलग जेनेराज में पाया गया है, and those are aquatic monocots. Examples are Vallisneria, Zoostera, Ceratophyllum, etc. Now, what are the special characters or the adaptation the hydrophilous flower should have? So very first, the flowers are small, inconspicuous, पेरियांथ मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कवर करेंगे, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला, एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स दैट शुड बी अनवेटेबल, क्योंकि ये वाटर की हेल्प से हो रहा है, तो अगर वो वेटेबल रहेंगे so it is not possible to carry on the pollination, so it should be unwettable. The pollen grains are long and unwettable due to the presence of mucilage. Mucilage जो रहेगा वो उसे भीगने से या वेट होने से बचाएगा. Nectar and fragrance are lacking in flowers क्योंकि it is by water, so no need of any typical type kind of fragrance, so it is not useful. Okay, what the hydrophily is of two types,
hypohydrophily and epihydrophily. Let's see what is hypohydrophily. Pollination occurs below the surface of water. मतलब कि पूरे पानी के अंदर. Pollen grains are heavier than water. वो इसीलिए क्योंकि वो पानी में डूब सके, सिंक हो सके, and it will be easily caught by the stigma of female flower. Example is Zostera, which is also known as seagrass, and जिसमें कि pollen grains will have a long ribbon-like structure and it is without enzyme. See the picture of Zostera. ये पूरा का पूरा underwater plant है, and at the top we can see there is some brownish region which is nothing but the gametophyte area, and वहाँ से जो भी pollen grains बनेंगे with the help of water they'll try to reach to the female structure. So this is about the Zostera and the hypohydrophily. Next comes the epihydrophily. सेम है बट थोड़ा डिफरेंस है. हाइपोहाइड्रोफिली पानी के अंदर होता था, एपीहाइड्रोफिली पानी के लेवल पे या पानी के ऊपर होगा. सो द पोलन ग्रेन्स फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस एंड रीच द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर्स. एग्जाम्पल इज गिवन वैलिस्नेरिया, जिसमें कि फीमेल फ्लावर विल रीच द वाटर सरफेस temporarily and male flower floats on the surface of water to ensure the pollination. फीमेल फ्लावर जाके सतह पे रुक जाएगा और मेल फ्लावर उसे फॉलो करेगा ताकि वहाँ पे पॉलिनेशन हो सके. Let's see the diagram of Vallisneria. We can see there is a female flower on the water surface. There is a male flower below the water surface and we can see कि किस तरह से वो water surface की तरफ reach करेगा और female flower को जाके मिलेगा so that वहाँ पे pollination easy हो जाएगा. The specific gravity of pollen grains is equal to that of the water, क्योंकि वही एक रीजन है कि वो पानी के सतह के ऊपर फ्लोट कर सकता है. Some aquatic plants are anemophilous. Example is Potamegaton. Then another example is Halogaries, etc. Whereas some aquatic plants are entomophilous. Example is lotus, water hyacinth, and water lily, etc. So this is about the hydrophily and its types. Another type of agents that is biotic agents are those which are the living ones, और 80% of plants help लेते हैं biotic agents की for the process of pollination. और कुछ creatures है जो इस pollination के लिए help करेंगे, that is insects, birds, bats, snails, etc. So these biotic agents also sustain our ecosystem and produce natural resources by helping plants to reproduce. Depending upon the type of agents, it is divided into following categories. Pollination by insect को कहा जाएगा entomophily, pollination by birds को कहा जाएगा ornithophily, and pollination by bats is called as chiropterophily. Let's see one by one. So the pollination by insect, that is entomophily, it is a type of pollination which occurs in rose, jasmine, cestrum, etc. What are the adaptation or the special characters the entomophilous flower should have? It should be large, showy, and often brightly colored flower. क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कुछ टिपिकल से कैरेक्टर है जो फ्लावर के पास होने चाहिए. सेकेंड थिंग, इट शुड हैव स्वीट ओडर एंड हैव नेक्टर ग्लैंड, क्योंकि वही एक रीजन रहेगा कि इंसेक्ट्स आके उन फ्लावर्स पे फीड करेंगे. Stigma is rough due to the presence of hairs and sticky because of the mucilaginous secretion. ये स्टिग्मा का है, वो hairy रहेगा, sticky रहेगा, so that वो pollen grains को easily trap कर पाएगा. Spiny pollen grains are surrounded by yellow sticky substance that is called as the yellow kit. Some plants have special
adaptation to attract the visitors. Example is lever mechanism of turnpike mechanism in salvia. Let's see the diagram. See, कितना एक प्रॉपर पैटर्न में फ्लावर का पोजीशन है कि इंसेक्ट आके उसमें इजीली एंटर कर सकता है, और जैसे ही इंसेक्ट एंटर करेगा जो गैमेट्स है, जो पोलन ग्रेन्स है, वो उसकी बॉडी को स्टिक हो जाएंगे. सो दिस इज द लिवर मैकेनिज्म इन साल्विया. Another type is pollination by birds, which is called as ornithophyly, and there are few birds which are specialized for pollination, and those are small in size with a long beak, and examples of such kind of birds is sunbird and hummingbird. शायद आप लोगों ने देखा भी होगा. They are very small in size. Example is Bombyx, Callistemon, that is bottle brush, and Vitia, etc. These are the examples of ornithophilous plants. Now, adaptation, or what are the special characters which is required by ornithophilous flowers? Those are they must have, or they are usually bright in color, large, and should be showy. They secrete profuse and dilute nectar. The pollen grains are sticky and spiny. The flowers are generally without fragrance as birds have poor sense of smell. तो अगर उनका poor sense of smell है, तो वहाँ पे fragrance है या नहीं है, it doesn't matter. See the diagram कि flower का जो एक shape है, exactly almost similar to that the shape of bird is there, so that long beak की help से it can feed on that flower, and while feeding the flower can transfer the pollen grains. Okay, so this is about the ornithophily and the examples. Next comes the pollination by bats, which is also called as Chiropterophily, and the bats can transfer pollen grains over long distance and several kilometers. आप लोगों को पता होगा कि bats can travel for many days and many kilometers. Now let's see the adaptations in Chiropterophilous flowers. What are the special characters flowers should have? The flowers are dull in color with strong fragrance and secrete abundant nectar. Flowers produce large number of edible, means you can eat, kind of pollen grains. Example is Anthocephalo, that is Kadamba tree, is Marathi kind of name. Then another example is Adansonia and Kygelia, or it is also called as sausage tree. Now, finally comes the outbreeding devices. We have done with the pollinating agents. So the outbreeding devices, it is a technique of crossing between the different breed with no common ancestors and introduces unrelated genetic material into breeding line. मतलब कि ऐसे प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होगा जिनके पिछले काफ़ी जनरेशन का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है. Many plants prevent self-pollination and promote cross-pollination to increase the genetic diversity and evolve a wide variety of sexual strategies. Yes, because उनका पिछले काफ़ी generations से कोई relation नहीं रहा है, so definitely both the plants should have different genetic characters, and जब वो क्रॉस होगा उन दो प्लांट्स के बीच में, तो जो भी ऑफस्प्रिंग वहाँ पे जनरेट होंगे या जो भी जनरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, वो जनरेशन विल हैव अ डाइवर्स जेनेटिक कैरेक्टर्स. ओके, the continuous self-pollination results in inbreeding depression. So, the genetic diversity becomes an essential factor for evolution by natural selection. It is a very basic and the main reason why cross-pollination
is normally adapted by plants, क्योंकि ना कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कर करके कैरेक्टर्स वहाँ पे कंजर्व्ड हो जाते हैं और वहाँ पे एक डिप्रेशन आने लगता है, तो वो सब ना हो इसीलिए प्लांट्स नॉर्मली गो फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि उसमें कंटिन्यू इवोल्यूशन होता रहे, और वो इवोल्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है। नाउ फॉलोइंग आर सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कैसे वो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को बचा सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, प्रीपोटेंसी, heterostyle or the heteromorphy, hercogamy, and at last self-incompatibility. It is also known as self-sterility. Let's see one by one. So unisexuality means the presence of one gamete. नाम से ही पता चलता है, तो वहाँ पे जो फ्लावर्स रहेंगे वो या तो उनके पास रहेगा मेल गैमेट या तो रहेगा फीमेल गैमेट. This situation is also called as dioecium, and because of the unisexual flower, it prevents self-pollination, और ऐसे plants को कहा जाता है monoecious because of the presence of one gamete in the flower. Example is mulberry and papaya. Papaya is very known example. कुछ papaya plants आपने देखे भी होंगे कि जो grow हो जाते हैं, अच्छी खासे डेवलप हो जाते हैं, बट उसमें फ्रूट नहीं आता है बिकॉज दे डजेंट हैव ए फीमेल फ्लावर जिसमें कि पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा. सो दिस इज अबाउट द यूनिसेक्सुअलिटी. Second one is the dichogamy, that is the anther means the male gamete and the stigma means the female gamete mature at different time, which prevents the self pollination. क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं, अगर एंथर पहले होता है तो डेफिनेटली दैट आंथर विल लुक फॉर द मेच्योर फीमेल गैमेट विच इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स सेम फ्लावर, एंड वाइस वर्सा. अगर स्टिग्मा पहले मेच्योर होता है और एंथर मेच्योर नहीं होता है, सो डेफिनेटली स्टिग्मा विल गो फॉर द मेच्योर पोलन ग्रेन. सो दिस इज द dichogamy. It is further divided into two types: protandry, in which the androecium mature earlier than the gynoecium. Some example of protandry is sunflower, and another one is protogyny, जिसमें कि gynoecium mature होगा androecium के पहले. Example is gloriosa. Next comes the third one, that is prepotency. Pollen grains of other flowers germinate on the stigma compared to the pollen grains from same flowers. It means जो भी pollen grains रहेंगे अलग flower से, that will germinate on the stigma compared to the pollen grains from the same. Means flower bisexual है, दोनों gametes present है, दोनों mature भी है, but still those gametes will prefer the opposite gametes from another flowers. Example is apple. Heterostyle or the heteromorphy, it is a condition in which the polymorphism, उसमें होगा polymorphism जिसमें कि styles have different lengths relative to the stamens in the same flowers to reduce the self pollination. मतलब कि जो फीमेल फ्लावर का स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें कि होता है स्टिग्मा, स्टाइल्स एंड ओवरी, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो स्टाइल की जो लेंथ रहेगी वो कुछ अलग लेवल्स पे रहेगी, जिससे कि वही जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है या जो मेल गैमेट है, it is not able to reach the female structure. Example is primrose. There are 2 or 3 types of flowers in which stigmas and anthers are placed at different level. So that is why it is called as heterostyle or heteroanthy. अगर फीमेल स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस है इट इज हेटेरोस्टाइली, और अगर मेल स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस है इट इज हेटेरोएंथी. Okay, now this dissimilar positions of both gametes prevents pollen from reaching the stigma and pollinating it, जैसे मैंने पहले बताया. In heteromorphic flowers, pollen grains produced from
anther pollinate stigmas produced at the same level. Okay, so this is about the fourth type of device. Fifth one is hercogamy, जिसमें कि there will be a spatial separation of sexual organs within the flower, and it is a common strategy employed by hermaphroditic angiosperm to reduce self pollination. ये प्लांट का एक अपना स्पेशल करेक्टर है. सो इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. मीन्स वहाँ पे कुछ एक बैरियर रहेगा दो गमेट्स के बीच में, जिससे कि वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होगा. Some plants have natural physical barriers present between two sex organs to avoid contact of pollens with the stigma of same flower, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. एंड डेफिनेटली there is only one option will remain, that is the cross pollination. Example is calotropis, in which a pentangular stigma is positioned above the level of anther. अब उसके above level में है तो definitely anther cannot move. जैसे हमने पहले देखा, they are non-motile both the gametes, so anther cannot move and reach to the female structure. So this is kind of a barrier which comes under hercogamy. The last one is self-incompatibility or the self-sterility. This is a genetic mechanism due to which the germination of pollen grains on stigma of the same flower is inhibited. Example is tobacco and thea. Okay, so ये हो गई the devices. Now next comes the pollen pistil interaction. Pollen male gamete, pistil is a part of female gamete. क्या होगा जब pollen grain will land on the surface of the female gamete, that is the stigma? What exactly will happen there? So it is the interaction of pollen grains with the sporophytic tissue, that is the stigma of the same species. But pollination does not transfer always right type of pollen. Often wrong type of pollen grains may also deposit on the surface of the stigma. अब ये जो है, it is very natural, क्योंकि there will be definitely more and more possibilities. जैसे कि pollen grains of same species ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पे एक particular plant पे जाके land होंगे. There will be more possibilities कि कभी कभी wrong pollen grains भी वहाँ पे deposit हो सकते हैं. In that case, जो pistil रहेगा उसके पास एक ability है to recognize the correct and compatible pollen of the same species, and thus it discards the wrong one, and this is all determined by a special kind of protein जो उसमें present होता है. And the stigmatic surface refuses the wrong type of pollen grains, obviously. So the process of pollen pistil interaction involves following steps. सबसे पहला होगा pollination, which is the very first step and ends with the fertilization. Second will be deposition of pollen grains on the surface of stigma. Third one is entry of pollen tube in the ovule through the synergies. अब ये जो सारे जो मैंने नाम यहाँ पे लिए, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस तरह का फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर होता है. Okay, so there is a physiological mechanism which operates to ensure only intraspecific pollen germinate successfully by absorbing water and nutrients from the surface of the stigma and produce pollen tube. जैसे ही सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन डिपॉजिट होगा और उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा दैट यस ये सेम स्पीसीज है, तो वहीं पे ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा पोलन ग्रेन रहेगा, वहाँ से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमर्ज आउट करेगा पोलन ट्यूब, and the stigmatic surface will provide all the required nutrients to the pollen grains, क्योंकि जब तक उसे nutrients नहीं मिलेंगे वो आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएगा. Growth of the pollen tube is through the style
is determined by a specific chemical. The pollen tube reaches the embryo sac through one of the synergids and releases the content. Synergids, which is inside structure of the ओव्यूल, सो वहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगा और पोलन ट्यूब के अंदर देर आर 2 हैप्लॉइड मेल गमेट एंड अ ट्यूब न्यूक्लियस. लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. Pollen pistil interaction is important for reproduction and seed formation, क्योंकि जब तक pollination नहीं होगा, जब तक वहाँ पे interaction नहीं होगा, तब तक वहाँ पे मेल एंड फीमेल गमेट का फ्यूजन नहीं होगा. फ्यूजन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, एंड रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो सीड फॉर्मेशन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई होने के बाद वो फीमेल स्ट्रक्चर तक पहुंच सके with the help of pollen tube, and the later process you very well know that reproduction and finally the seed formation. So the pollen grains can also be germinated artificially in synthetic medium such as the sucrose, which induce the pollen tube growth in vitro. जो botanist होते हैं, जो अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को जनरेट करने के लिए, दे यूज सच काइंड ऑफ टेक्निक्स टू reproduce artificially by giving some food to the pollen grains, and it will germinate on the required place. Along with sucrose, there is boric acid which will be added, which accelerate the pollen germination. So this is all about the pollen pistil interaction, and this is the end of the video. Thank you so much. आपने पेशेंसली पूरा वीडियो देखा, और आपको और डिटेल्स में अगर समझना है तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, विच इज़ www.msbiobrains.com. उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल्स में सारे नोट्स मिल जाएंगे. सो don't forget to subscribe. If you find it very helpful, hit the like button and share, and just keep waiting for the another video. Thank you so much once again. Take care. Bye bye.